Assalamu alaikum. This is Mazhar Ali, and you are very warm welcome to this wonderful session of Overland Biology YouTube channel. Overland Biology provide you the free content for your entrance exam. So I am your biology educator, okay, on Overland Biology, and today onwards I started the series of biology lecture in which I start with the biochemistry. Okay, today today I explain the what is the biochemistry and its importance. Okay, then I talk about organic and inorganic compound. Okay, and I talk about why we taken carbon as a backbone of organic molecule. Okay, and then I talk about isomerism and then wrap up the session. So let's begin with basically biochemistry. Biochemistry is a combination of two words: bio, life, and chemistry, बेसिकली मैटर एंड द केमिकल्स. ओके, तो ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है बायो लाइफ. केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ मैटर एंड देयर changes occur which in the matter. Okay, so collectively biochemistry एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ को स्टडी करते हैं. केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, लाइफ जो कि हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म में देखते हैं, ह्यूमंस की फॉर्म में, एनिमल्स की फॉर्म में, प्लांट्स की फॉर्म में, फंजाई की फॉर्म में, देन माइक्रोब्स की फॉर्म में, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के अंदर. ठीक है, हर जगह पे हमें लाइफ दिखती है. बेसिकली लाइफ है क्या? इट इज़ द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन of the molecules and chemicals which express themselves by doing different type of chemical reaction. Basically कुछ ऐसे खास तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, केमिकल होते हैं जो कि आपस में रिएक्ट करते हैं. उन रिएक्शन की वजह से वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, शो करते हैं, दिखाते हैं, जिनकी वजह से ये लाइफ को उन्होंने मेंटेन किया हुआ है. से फॉर एग्जांपल मेरी आई आपको दिख रही है. मेरी आई के अंदर डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स मौजूद हैं. उन केमिकल्स का आपस में उन केमिकल्स के आपस में रिएक्शंस होते हैं. रिएक्शन का मतलब ये है कि वो आपस में कंबाइन होते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से आपको आई का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है. ओके, सो बेसिकली ये लाइफ है. तो बायोकेमिस्ट्री बेसिकली इसके अंदर इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ. ओके, अब ब्रीफली कुछ बायोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस वो मैं आपको बताना चाहूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडरस्टैंड द बायोमोलिक्यूल. ओके, नाउ व्हाट आर द बायोमोलिक्यूल्स? बेसिकली दोज मोलिक्यूल व्हिच वी गेट फ्रॉम द लिविंग बॉडी, ओके, और द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेड टू बी बायोमोलिक्यूल. ओके, बायोमोलिक्यूल बेसिकली चार कैटेगरीज पाई जाती हैं बायोमोलिक्यूल की: कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स. उसके अलावा हैं तो ये चार, लेकिन इनकी फर्दर क्लासेस, इनकी फर्दर जो कैटेगरीज हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, जो कि हम इनकमिंग लेक्चर में ज़रूर डिस्कस करेंगे. इन बायोमोलिक्यूल्स का क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है, कौन सी फिजियोलॉजिकल कंडीशन में कौन सा बायोमोलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल रहेगा, क्या इनकी और भी इंपॉर्टेंस है, कहाँ से ये ड्राइव होते हैं, सब कुछ हमें बायोकेमिस्ट्री की मदद से ही पता चलता है. देन सेकेंड, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज. डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज का मतलब ये है कि किसी भी डिजीज को, बीमारी को समझना, उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना, उसका काज जानना बेसिकली. उसके अलावा किस चीज़ की वजह से ये हुई है, किस वजह से ये फैल रही है, किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री की मदद से ही हम ये समझ सकते हैं. से फॉर एग्जाम्पल मलेरिया. मलेरिया वाज काज बाय अ प्रोटोजोन कॉल्ड प्लाज्मोडियम. ओके, प्लाज्मोडियम के अलग अलग स्पीशीज पाई जाती हैं: प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिए, प्लाज्मोडियम ओवियल एंड प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम एज वेल. ओके, तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज हैं इस प्रोटोजोन की, टाइनी क्रिएचर की, और ये काज करता है बेसिकली मलेरिया. अब हमें किससे पता चला कि ये मलेरिया काज करता है? बेसिकली बायोकेमिस्ट्री की मदद से. बायोकेमिस्ट्री की मदद से जब हमें सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मिली कि जी बॉडी के अंदर ऑर्गन, ऑर्गन के अंदर टिश्यूज, टिश्यू के अंदर सेल्स, सेल्स के अंदर ऑर्गेनल्स. ठीक है, तो उन ऑर्गेनिक के लेवल पे जब स्टडी की गई तो मालूम हुआ कि ये डिजीज मलेरिया ये प्लाज्मोडियम करता है, और क्या क्या इसकी लाइफ साइकिल के स्टेजेस हैं, किस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल है. जितनी भी बल्कि डिजीजेस मौजूद हैं उनको हम बायोकेमिस्ट्री की मदद से समझ सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. तीसरी इंपॉर्टेंस, दैट इज डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन. डेवलपमेंट बेसिकली
the series of steps through which organism pass and reach to its adult stage, that is what is called the development. Okay, and differentiation, basically it is the ability of cell to recognize the cell of their similar structure, function, and organize with it and form a structure. ओके, बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स जिनका फंक्शन सिमिलर है, जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर है, कंबाइन होते हैं, एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे हम टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है? ये डिफरेंशिएशन है। यही टिश्यू आगे जाके ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म आएंगे। ये डिफरेंशिएशन है। तो ये डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन भी हमें बायोकेमिस्ट्री की मदद से समझ में आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है बायोकेमिस्ट्री की। अब मैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बेसिकली प्रीवियसली हम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐसे भी जानते थे कि जी वो कंपाउंड जो कि हमें लिविंग बॉडी से मिलते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कह देते थे, और वो कंपाउंड जो कि हमें नॉन लिविंग बॉडीज से मिलते हैं उन्हें इनऑर्गेनिक कंपाउंड कह दिया जाता था। लेकिन ये डेफिनेशन चेंज हुई 19th सेंचुरी के अंदर, जब साइंटिस्टों ने लेबोरेटरी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के दिखा दिए जिनको ये सोचा जा रहा था कि ये हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि आई लव टू मेंशन द एग्जांपल ऑफ यूरिया विच सिंथेसाइज बाय वेलर। ओके, सो जब साइंटिस्टों ने, और भी कई सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो कि सिर्फ लिविंग बॉडी में मौजूद होती थी तो उनको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर दिया बाय वेरियस वेज। ओके, तो फिर जो डेफिनेशन थी वो चेंज हुई। ठीक है, तो फिर डेफिनेशन कुछ इस तरीके से हुई कि जो मॉलिक्यूल द मॉलिक्यूल विच वी गेट ओनली फ्रॉम द लिविंग बॉडी आर सेड टू बी बायोमोलिक्यूल। ओके, एंड द मॉलिक्यूल इन विच कार्बन प्रेजेंट एज अ बेसिक एलिमेंट आर सेड टू बी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। बेसिकली मैं आपको डिफरेंस बताना चाहूंगा कि मॉलिक्यूल, कंपाउंड, एलिमेंट, इनमें डिफरेंस क्या है। एटम एटम इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मैटर। ओके, एटम कंबाइन होते हैं तो उनसे फॉर्मेशन होती है मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल में अगर सेम काइंड के एटम मौजूद हैं तो इसी ही मॉलिक्यूल को हम एलिमेंट कहेंगे, और अगर मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट काइंड के एटम मौजूद हैं तो उन्हें हम कंपाउंड कहेंगे। ठीक है जी, तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे थे हम। द कंपाउंड हैविंग कार्बन एज अ बेसिक एलिमेंट। बेसिक एलिमेंट का मतलब क्या है ये भी अभी आगे क्लियर होगा। एंड कोवलेंटली बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन। कोवलेंट बॉन्ड क्या है ये भी क्लियर होगा। फिलहाल आप मुझ पर ट्रस्ट करके यहाँ तक समझिए। एग्जाम्पल अमीनो एसिड, ग्लूकोज, etc. Basically amino acid, glucose, they are the simplest type of monomers. Okay, now, or inorganic compound, the compound in which carbon is not present is a basic element and not covalently bonded with hydrogen. Okay, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होगा कि इनके अंदर कार्बन मौजूद नहीं होगा। Inorganic compound do have carbon as well. Okay, now the compound having carbon don't as a basic element, okay, and covalently bonded hydrogen with hydrogen. Okay, that is what is called the inorganic compound. Example carbon dioxide, carbon monoxide, वाटर, अमोनिया, etc. ओके, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन मौजूद भी है लेकिन ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ओके, जिनमें कार्बन एज अ बेसिक एलिमेंट मौजूद है और वो हाइड्रोजन के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड भी होता है, ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स होते हैं। डाइवर्स का मतलब ये होता है कि वेरियस वेरियस यानी मुख्तलिफ मुख्तलिफ फॉर्म्स में मौजूद होते हैं। अप टू नाउ वी हैव been identified more than 5 million organic compound, 5 million organic compound, that is not the matter of joke, बहुत ज़्यादा होते हैं 5 million। ओके, क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, अब उनको समझने की बारी है। सो बेसिकली हेडिंग है डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओ डॉट कंपाउंड, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाउ more than 5 million organic compounds have been identified. Okay, diversity, because of diversity, as I suggest that
वेरिएशन, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, ये क्यों मौजूद है? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैक 3D स्ट्रक्चर। ओके, व्हाट्स मीन बाय द 3D स्ट्रक्चर्स? यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको एक सिंपल चेन नजर आ रही है, स्ट्रेट चेन। इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको चेन विथ ब्रांच स्ट्रक्चर नजर आ रही है। ये ये भी एक स्ट्रक्चर है जिसमें आपको एक रिंग नजर आ रही है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास एक रिंग के साथ एक चेन भी मौजूद हो सकती है। अगर मैं एक रफ रिप्रेजेंटेशन बनाऊं तो हमारे पास चेन के साथ, रिंग के साथ चेन भी मौजूद हो सकती है। ओके, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये एबिलिटी है कि वो चेन लाइक स्ट्रक्चर, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, रिंग विथ चेन लाइक स्ट्रक्चर, चेन ब्रांच चेन लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इन 3D स्ट्रक्चर बनाने की वजह से ये बहुत ज्यादा डाइवर्स हो जाते हैं, वेरियस हो जाते हैं। एक वजह तो ये रही। नंबर 2, मैक्रोमोलिक्यूल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, अब मैक्रोमोलिक्यूल क्या होते हैं? बेसिकली मैक्रोमोलिक्यूल दे आर द लार्ज मोलिक्यूल which contains repeating unit, whether they contain repeating unit or not. Again, macromolecule are the molecule which contain, whether they contain repeating unit or not. Okay, इसी की तरह मिलता जुलता हमारे पास पॉलीमर भी होता है। पॉलीमर दे आर ऑल्सो द लार्जर मोलिक्यूल विच कंटेन द रिपीटिंग यूनिट। ये एक डिफरेंस होता है मैक्रोमोलिक्यूल और पॉलीमर्स के दरमियान। मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर रिपीटिंग यूनिट भी हो सकते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर रिपीटिंग यूनिट भी हो सकते हैं, रिपीटिंग यूनिट नहीं भी हो सकते। अगर लार्ज मोलिक्यूल होगा मैक्रोमोलिक्यूल कहलाएगा। पॉलीमर्स के केस में ऐसा नहीं है। पॉलीमर्स के केस में रिपीटिंग यूनिट मिला, लार्ज मोलिक्यूल मिला, पॉलीमर कहलाएगा। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। तो बेसिकली ये डाइवर्सिटी, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये मैक्रोमोलिक्यूल भी बनाते हैं। कौन से मैक्रोमोलिक्यूल? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, जो कि हम इनकमिंग लेक्चर में जरूर पढ़ेंगे। जब हम ये कंपाउंड पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इनके अंदर फर्दर क्लासेस हैं, फर्दर कैटेगरीज हैं। ये कैटेगरीज किस तरीके से हैं, क्या वजूहात हैं, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स किया है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को। अब वो हम उन सेशंस में ज़्यादा डिस्कस करेंगे डिटेल से। नंबर 3, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इस ही लेक्चर के अंदर अभी स्टार्ट होगा, क्या है अभी समझते हैं उसको। देन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ओके, सो इसको मैं जरूर एक्सप्लेन करना चाहूंगा। फंक्शनल ग्रुप, बेसिकली फंक्शनल ग्रुप दे आर द एटम्स and group of atoms which changes the property of the substance on which they are attached. Okay, let me show how. For example, हमारे पास एक कंपाउंड है that is CH3OH। अब इस कंपाउंड के अंदर that is मिथानॉल, इसके अंदर ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप OH। ओके, और ये मिथानॉल जो है अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है। मिथानॉल के अंदर OH फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, तो अभी इसकी कुछ खास फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। ओके, अगर मैं इस OH को यहाँ से रिप्लेस कर दूं, ओके, और यहाँ पर कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप लगा दूं, ठीक है, अब ये एसिटल्डिहाइड कहलाएगा, यानी ये बिलोंग करेगा एल्डिहाइड की फैमिली से। ओके, जो कि अल्कोहल से मुख्तलिफ है। अब इसकी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज, अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। और अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं बाय कार्बोक्सिल ग्रुप से, तो अब इसकी प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ हो जाएंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ हो जाएंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ हो जाएंगी। अब ये एसिटिक एसिड कहलाएगा और ये बिलोंग करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली से। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने फंक्शनल ग्रुप चेंज किए, पहले OH, देन कार्बोनाइल, देन कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिल ग्रुप। ओके, फंक्शनल ग्रुप के चेंज करने की वजह से मॉलिक्यूल की, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। तो इस तरीके से जब फंक्शनल ग्रुप चेंज होते रहते हैं तो कंपाउंड में वेरिएशन आती रहती है। तो ये भी एक रीजन बनता है मॉलिक्यूल की डाइवर्सिटी का। ठीक है जी, तो ये डाइवर्सिटी के कुछ रीजन है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की डाइवर्सिटी क्यों होती है। नाउ कार्बन, बेसिकली अब इस कार्बन को जब हम ऐसा बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मानते हैं तो उसकी कुछ, इसके बारे में कुछ बात करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स अ नॉन मेटल। ओके, नॉन मेटल, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं।
स्मॉलर स्पीशीज स्मॉलर है, अपने ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है और सबसे स्मॉलर होता है। कार्बन एक्ट एज अ बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओसी मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड का बैकबोन की तरह एक्ट करता है। वाई, उनको समझते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल, द ability to make ability to show catenation. What is the catenation? It is the ability of the atom to combine with similar और different kind of atom. कार्बन में ये एबिलिटी है कि वो अपने जैसे या फिर अपने से दूसरे 4 एटम्स के साथ कंबाइन हो सकता है, और कंबाइन हो करके इस तरीके के चेन लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके के चेन विद ब्रांच स्ट्रक्चर, रिंग लाइक स्ट्रक्चर और रिंग विद ब्रांच स्ट्रक्चर बना सकता है। इस एबिलिटी को हम केटिनेशन कहते हैं, और यही केटिनेशन की एबिलिटी कार्बन को एज अ बैकबोन ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाती है। केटिनेशन की एबिलिटी सिलिकॉन के अंदर भी मौजूद है, लेकिन सिलिकॉन की केटिनेशन की एबिलिटी और कार्बन की केटिनेशन की एबिलिटी में फर्क है। सिलिकॉन जो कि कार्बन की ग्रुप का ही मेंबर है, उसमें बॉन्ड इतने ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होते जितने के कार्बन में होते हैं। ठीक है जी, तो ये है केटिनेशन। नंबर 2, मेक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। कार्बन स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है, बेसिकली स्ट्रॉन्गर बॉन्ड विद हाइड्रोजन। ओके, आई एम इंटरेस्टेड टू मेंशन द नेम ऑफ हाइड्रोजन हियर, बिकॉज कार्बन और हाइड्रोजन, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी बहुत कम डिफरेंस होता है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5 और हाइड्रोजन की हो जाती है 2.2। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? बेसिकली इट इज द एबिलिटी of an atom to attract the shared pair of electron to itself. I'm sorry. तो कार्बन और हाइड्रोजन, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर देखा जाए तो बहुत ही कम, माइनर सा डिफरेंस इनके दरमियान। इस माइनर से डिफरेंस होने की वजह से कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट नॉन पोलर बॉन्ड बन जाता है, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनने की वजह से कार्बन में एबिलिटी आती है कि ये लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बना लेता है, लॉन्ग चेन विद ब्रांच स्ट्रक्चर बना लेता है, जो कि स्टेबल भी होते हैं। उसके अलावा रिंग चेन स्ट्रक्चर भी बना लेता है। ड्यू टू दिस मेक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। नाउ डिफरेंट स्ट्रक्चर, थर्ड प्रॉपर्टी इज डिफरेंट स्ट्रक्चर। जो मैंने स्ट्रक्चर अभी बताए हैं आपको कि ब्रांच चेन स्ट्रक्चर भी बनाता है, चेन लाइक स्ट्रक्चर भी बनाता है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर भी बनाता है, रिंग चेन स्ट्रक्चर भी बनाता है, चेन विथ रिंग स्ट्रक्चर भी बनाता है। तो इन स्ट्रक्चर की वजह से भी कार्बन को एज अ बैकबोन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल माना जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड माना जाता है। तो अब तक हमने क्या समझ लिया? अब तक हमने ये समझ लिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आई मीन बायोकेमिस्ट्री क्या है, बायोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है। देन हमने समझा कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, उनकी कुछ इंपॉर्टेंस, उनकी कुछ टाइप्स एज वेल। ठीक है, उसके बाद हमने ये समझा कि क्या रीजन है डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के। देन कार्बन, और कार्बन को क्यों हम एज अ बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मानते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दैट लेक्चर, दैट इज आइसोमेरिज्म। बेसिकली आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? आइसोमेरिज्म का मतलब ये होता है कि कंपाउंड विथ सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर सेड टू बी आइसोमर्स एंड देयर फिनोमेनन इज सेड टू बी आइसोमेरिज्म। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट। बेसिकली ये जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है C4 दैट इज H10, ये एक एलिमेंट के सिंबल्स का कॉम्बिनेशन है, इसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। वो मॉलिक्यूल वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर्स मुख्तलिफ हो, उनको हम आइसोमर्स कहते हैं। इसको एक मिनट छोड़िए, आप यहाँ पर आइए, इसको समझिए। ठीक है, हमारे पास ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ है दैट इज C4H10। ओके, इसी ही फॉर्मूले की मदद से हम एक ये स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, एक ये स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। ये स्ट्रक्चर है ब्यूटेन का, ओके, और एन ब्यूटेन का। ये स्ट्रक्चर है आइसोब्यूटेन का। ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से मैंने दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना लिए, यानी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला।
ओके, तो ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर्स हो गए और इस फिनोमिनन को हम आइसोमेरिज्म कहेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। दूसरा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है ये C4H9Br। ओके, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के जरिए में दो कंपाउंड मैंने यहाँ पे शो किए हैं, एक है 2 ब्रोमोब्यूटेन और उसके बाद वाला है 1 ब्रोमोब्यूटेन। ओके, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट अगर आपने इधर नोट किया हो तो यहाँ पर ब्रोमीन कार्बन नंबर 2 पर मौजूद है, यहाँ पर इस कंपाउंड के अंदर ब्रोमीन कार्बन नंबर 1 पर मौजूद है। ठीक है जी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर मुख्तलिफ हो गया, आइसोमर्स कहलाएंगे, फिनोमिनन को आइसोमेरिज्म कहा जाएगा। तीसरी एग्जांपल भी देख सकते हैं। आई थिंक आप ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना हुआ है और आपको नीचे वाला CH2OH भी दिख रहा है, आई होप। ओके, तो ये दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मैंने बनाए हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है जी C6H12O6, यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की मदद से मैंने ये दो कंपाउंड बनाए हुए हैं। ठीक है, अगर आपने ख्याल से इसको देखा हो तो यहाँ पर देखिए आप, कार्बन सेकंड कार्बन पर OH, H, OH, OH। ठीक है, यहाँ आ जाइए, पहले कार्बन पे H, OH, इस साइड की बात हो रही है, H, OH, H, H। ओके, तो आपने देखा डिफरेंस। ओके, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की मदद से मैंने दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो लेकिन स्ट्रक्चर्स और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मुख्तलिफ हो, उन्हें हम आइसोमर्स कहते हैं, फिनोमिनन को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। ठीक है, अब ये था आई एम सॉरी, आइसोमेरिज्म, ये था आइसोमेरिज्म। ओके, आइसोमेरिज्म की फर्दर टाइप्स होती हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, देन फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड देन ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमने पढ़ा उसका एक क्विक रिकैप आपको दे देता हूँ। तो बेसिकली आज हमने क्या समझने की कोशिश की है, हमने सबसे पहले समझा कि ऑर्गेनिक कि बायोकेमिस्ट्री क्या है और लाइफ क्या है, इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंस है बायोकेमिस्ट्री की, कुछ इंपॉर्टेंस मैंने यहाँ पे लिखी हैं। उसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इनकी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों इतने ज़्यादा डाइवर्स हैं, क्या रीज़न है उनके डाइवर्स होने की वजह से, वो रीज़न मैंने सामने लिखे हैं। उसके अलावा कार्बन कार्बन क्यों, किस तरीके से कार्बन एज अ बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह एक्ट करता है, उसके अलावा क्या रीजन है उसके, और आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया है। अगले लेक्चर के अंदर हम जो फर्दर आइसोमेरिज्म की टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में आज के सेशन के लिए कोई भी क्वेश्चन हो आपके पास तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अब अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कम से कम अपने एक फ्रेंड को हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।